ये जो पेपर लीक बिल पर आपको विपक्ष का भी समर्थन मिला राजीव जी, ऐसा नहीं है कि विपक्ष का समर्थन नहीं मिला आपको बिल पर? सभी लोगों ने नहीं, देखिए हमने जो किया है वो तो सबके सामने, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, यही बिहार, यही यूपी, यहां पर जाति आधारित नियुक्तियां की जाती थी। 5-5 फुट के अंदर पुलिस वाले जब यहां भर्ती हो जाते थे, बताइए, ये तो बड़ी बड़ी अखबारों के अंदर खबर बनी थी कि 5 फुट को मापदंड है क्या किसी को पुलिस की एंट्री देने के लिए? केवल जाति आधारित भर्तियां होती थी और सबने देखा कैसे उगाई होती थी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले बात रख भी देखी, आप पैसा लेकर के नौकरी देते थे, ये बात बोल रहे हैं। बहुत आपकी आपत्ति से फर्क नहीं पड़ता मुझे, आपकी आपत्ति से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी आपत्ति से फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ये जानकारी सबके पास है। एक एक करके आप उनके छत पर करिएगा। नहीं, बिहार और यूपी उन्होंने बोला। धीरज जी आप अपना धीरज मत खोइए, धीरज जी आप अपना धीरज मत खोइए। उन्होंने यूपी और बिहार की बात की है, यूपी और बिहार की बात हुई है, झारखंड की नहीं हुई है। भाई एक पुलिस का मापदंड तय है, जहां जिस प्रदेश के अंदर जो मापदंड तय हुए हैं उस पर, अरे सुन लीजिए, अरे भैया बात सुन लीजिए, जहां जिस प्रदेश में जो मापदंड तय किए गए हैं वो मापदंड तय करके तो नियुक्ति नहीं कर सकते ना आप लोग। अरे मेरी बात को आप सुनिए तो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टार भारत में आप जाते हैं, उनका नाक पतला होता है, छोटा होता है, कहाँ नाक कीजिएगा। झारखंड में आप ये चारित्रिक विशेषणों पर मत जाइए धीरज जी। झारखंड में नाक में घुस जाएंगे, कभी मुंह में घुस जाएंगे। राजीव जेटली जी की बात पूरी आ जाए। हाँ राजीव जी बात पूरी कर लें आप। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं जिस प्रदेश का जो मापदंड तय होता है, अगर उस मापदंड को तोड़ देंगे तो इंची लेकर के आप तो थोड़ी फिरेंगे ये कितने फुट का और ये कितने फुट का है। पुलिस का जो मैनुअल बना हुआ है, जो नियुक्ति का मैनुअल बना है, जो प्रोसीजर एसओपी बना है, क्या उसको तोड़ देंगे क्या? ये टीवी पे बैठ करके इनके प्रवक्ता या इनके नेता बोलते हैं जी हमारे यहाँ पे कद छोटे होते हैं या वहां पर कद बड़े होते हैं, तो आप ही के प्रदेश का पुलिस का मापदंड है, उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप? अब मुद्दे की बात यहां पर यह आती है, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता मैं। जितनी देर तक इस विषय पे बोलूंगा उतनी देर तक ये लोग जिंदा रहेंगे, ये उतनी देर तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद ये मर जाएंगे। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इनके पास कुछ नहीं रह जाएगा बोलने के लिए, क्योंकि इनका सर्वाइवल इसी बात से हो रहा है। हम इस प्रॉब्लम को परमानेंट खत्म करना चाहते हैं और ये से जिंदा रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये फर्क है इनमें और हमारे में। अब मैं एक बात बोलता हूं कि क्या ये सब लोग सामूहिक रूप से इस बात के लिए एग्री करते हैं कि भाई हमें एक अच्छा कड़ा कानून चाहिए, या करते थे? इसका जवाब इनसे एक बार ले लीजिए, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चाहते थे कि नहीं चाहते थे? मैं धीरज जी आप तक आऊं, लेकिन उससे पहले प्रत्युष जी, ठीक है राजीव जी आपकी बात आ गई। श्रीकांत प्रत्युष जी मुझे ये बताएं कि ये जो बार बार अभी जो सत्ता में है उनके प्रवक्ता कहते हैं कि ऑक्सीजन दरअसल जेनजी से विपक्षी दलों को मिल रही है, फिर चाहे वो जेएमएम की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, बिहार की आज की परिस्थिति क्या है विपक्ष की? देखिए बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं। तेजस्वी यादव बाकी कुछ चुनाव के बाद एक्शन में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके पास करीब 25% का एक बड़ा वोट बैंक का चंक है। उतना बड़ा चंक किसी भी पार्टी के पास नहीं है, और उसी एमवाई समीकरण की बदौलत के पिताजी 15 साल तक बिहार पर राज करते रहे। तो तेजस्वी यादव राजनीति को लेकर गंभीर हो जाए तो अभी भी वो कमजोर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भले सीटें कम मिली हैं, वोट उनको पिछले विधानसभा चुनाव में भी ठीक ठाक मिले हैं, लेकिन जब तक जंगल राज के नैरेटिव से बाहर वो नहीं निकल पाएंगे, जब तक वो एक सीरियस नेता की छवि अपनी नहीं बना पाएंगे, तब तक कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। श्रीकांत जी जब शिक्षा की बात तेजस्वी यादव करते हैं तो क्या जेएनयू अपने आप को उनसे एसोसिएट करेगा? वही तो बात है। देखिए जेनजी का जो आंदोलन है ये बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है और ये अपने मुकाम तक पहुंचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो इसके खिलाफ जाएगा वो मिट जाएगा, जो इसके साथ रहेगा तो भी सबको फायदा मिलने की गारंटी नहीं है। फायदा उसी को मिलेगा जो जेनजी के नजर में भरोसेमंद होगा। तो जेनजी के नजर में कौन भरोसेमंद होगा? जो पढ़ा लिखा हो, जो विजन वाला हो, जो बदलाव कर सके, जेनजी के सपनों को साकार कर सके। तो इस आंदोलन का फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो जेनजी के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो श्रीकांत जी ऐसी बात कर दी तो फिर ये पैमाना यदि आप रखिएगा तो सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों में मैं किसकी तुलना करूं?
फिर तो मैं बोलूंगी प्रशांत किशोर के पास आज जमीन इसलिए तैयार हो गई है क्योंकि शिक्षा हो, व्यवस्था हो, रोजगार की बात हो, फिर तो जनता उनसे ज्यादा एसोसिएट करेगी। बिल्कुल, इस तरह के आंदोलन होते हैं तो जनता ऐसे ही लोगों के साथ एसोसिएट करती है। बड़े बड़े नए नेता उभर कर सामने आएंगे हर दल में, हर जगह से, आप देखिएगा। और जो जेनजी की नजरों में फिट दिखेगा उसी का साथ जेनजी देगा ना। और जेनजी का आंदोलन का जो उद्देश्य पवित्र है, अब उसके साथ इस आंदोलन के पीछे गलत लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने समझ लिया कि इस जेनजी का आंदोलन का क्या मतलब है और तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया गया और देखिए कमेटी बन गई परीक्षा को लेकर। तो सरकार गंभीरता से ले रही है, समय से एक्शन में है। तो अगर सरकार छात्रों के शिकायतों को एड्रेस कर देगी तो आंदोलन थम भी सकता है। अगर एड्रेस नहीं कर पाएगी तो ये आंदोलन बहुत आगे भी बढ़ सकता है।